गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज हम लेकर आए हैं संस्कृत विषय का तीसरा पाठ। इससे पहले हमने प्रथमा द्वितीय 2 पाठ आपके पूरे हमने बता दिए हैं अच्छे से, बहुत ही सरल तरीक़ा से हमने आपको समझाए थे। आशा करते हैं आपने देखे होंगे। अधिकतर विद्यार्थी अभी अच्छे से देख नहीं रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चे अच्छे से मन से पढ़ाई करोगे तभी जाके आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि आप यदि मन से एकाग्रचित होकर के कुछ सुनोगे पढ़ोगे, चाहे किसी भी माध्यम से आप पढ़ो, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा उसका होगा। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको किसी न किसी रूप में उनकी हम हेल्प कर सकें। तो ये हमारा एक प्रकार है हेल्प करने का, एक तरीका है जिस तरीक़ा से हम हेल्प कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। यही हमें संतुष्टि है और इसी से हमारा उद्देश्य जुड़ा हुआ है। तो आपका उद्देश्य भी यही है कि आप कुछ सीख जाएं, हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखें। तो हम दोनों मिलकर के अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ। बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पाठ का नाम है स्वराष्ट्रम गौरवम। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पुस्तक में आपको दिख रहा होगा पाठ का नाम। बहुत ही अच्छा पाठ है। स्टार्ट करते हैं आपको बिना किसी लंबी भूमिका के। तृतीय पाठ जैसे लिखा हुआ है आपके, तो इसमें देखेंगे हम कि इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है। स्वराष्ट्र गौरवम यानी अपना राष्ट्र गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव। ठीक है, अब क्या है इसमें वो सब हम जानेंगे। इसके अंदर मुख्य रूप से राष्ट्र क्या है उसकी परिभाषा बताई गई है, हिंदुस्तान किसे कहा गया है उसकी परिभाषा बताई गई है। ठीक है ना, भारतवर्ष क्या है उसके बारे में बताया गया है, उसकी परिभाषा यहाँ पर आपको बताई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भारत देश की अनेक प्रकार से विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, और भी इसमें कई चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर उनको बताया गया है, उनकी विवेचना की गई है। तो चलते देखते हैं हमारे भारतवर्ष एक अत्यंत प्राचीन और सनातन राष्ट्र जो है उसके विषय में यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, क्या विशेष बातें यहाँ पर हैं। चलिए हम सब जान लेते हैं। एग्जाम के हिसाब से भी ये मोस्ट पार्ट है बच्चों, क्योंकि इसमें से कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया गया है। कौन सा सवाल पूछा था वो भी हम आपको बता देंगे इसमें से। बस आप अभी पढ़िए, सुनिए अच्छे से, और पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को सबको बताइए जिससे कि सबको फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाठ परिचय के बारे में कि पाठ परिचय में क्या दिया हुआ है, उसको समझेंगे, उसके बाद में आगे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तृतीय पाठः, देखते हैं, उच्चारण करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते, मतलब हमारे चिंतन में। अस्माकं चिंतने का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे चिंतन में। क्या अर्थ होता है, हमारे चिंतन में राष्ट्रस्य अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा। ठीक है, एक प्रकार का विचार है राष्ट्र का, यह अवधारणा इसको हम कहते हैं, एक प्रकार का व्यू है। राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन विद्यते, यानी अत्यंत प्राचीन है। अवधारणा कैसी है, अति प्राचीन विद्यते, बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। यानी हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है राष्ट्र की अवधारणा, ये इसका मतलब है। आगे लिखते हैं वेदेष्वपि आराष्ट्रे राजन्याः, जो कि यजुर्वेद के अंदर मंत्र है। क्या मंत्र है, आराष्ट्रे राजन्याः ईशवाः इत्यादि, ये मंत्र है आपका। इसके अलावा वयम राष्ट्रे जागृयामाः, ये भी यजुर्वेद का ही है। अहम राष्ट्री संगमनिः वसुनाम, ये ऋग्वेद के अंदर है। ठीक है, देवी स्तोत्र है ये। इत्यादिषु बहुषु मंत्र राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टमस्ति। ठीक है, राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टमस्ति। अब मतलब क्या है इस पंक्ति का देखिए। तो सबसे पहले लिख रहा है वेदेष्वपि। वेदेष्वपि का मतलब होता है बच्चों
क्या मतलब होता है? वेदों में भी। यहाँ देखिए, वेदेष्वपि का मतलब होता है वेदों में भी, ठीक है। फिर वेदों के अंदर भी बताया गया क्या? आराष्ट्रे राजन्यः, ये मंत्र है यजुर्वेद के अंदर। अब इस मंत्र का मतलब होता है, कह रहे हैं कि राष्ट्र में क्षत्रिय जो है वो पराक्रमी बने, राष्ट्र के अंदर क्षत्रिय पराक्रमी होवे, ऐसी कामना की गई है इसमें। आराष्ट्रे राजन्य शवाह, ऐसे मंत्र में इसमें कामना की गई है। क्या की है? कि राष्ट्र में क्षत्रिय पराक्रमी बने, जो कि यजुर्वेद के अंदर मंत्र दिया है। फिर आगे लिखा है इसी में, वयम राष्ट्रे जागृयामः, ये भी यजुर्वेद के अंदर है। हम सब वयम यानी हम सब राष्ट्रे जागृयामः, राष्ट्र में कैसे हो? जागृत होवें, हमें जागना चाहिए राष्ट्र के लिए, हमें जागृत होना चाहिए। किसके लिए? राष्ट्र के लिए। इसके बाद में लिख रहा है फिर अहम राष्ट्री संगमनि वसुनाम, मतलब ये देवी स्त्रोत से लिया गया है और ऋग्वेद के अंदर ये मंत्र दिया है। तो इसका मतलब हो जाता है बच्चों, मैं ही राष्ट्री अर्थात संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। मैं ही राष्ट्री अथवा संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ, ऐसा इसका मतलब है, ठीक है। अहम राष्ट्रे संगमनि वसूनाम। फिर आगे कह रहे इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु, यानी इत्यादि बहुत से मंत्रों में। इत्यादिशि बहुषु मंत्रेषु का मतलब क्या है बच्चों? इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन, राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन यानी राष्ट्र शब्द के प्रयोग से या राष्ट्र शब्द के प्रयोग के द्वारा एतत् स्पष्टमस्ति, यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है। एतत् यानी यह, स्पष्टमस्ति यानी स्पष्ट है। किससे? राष्ट्र शब्द के प्रयोग से। अब पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ समझो आप। वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्याः, अर्थात राष्ट्र में क्षत्रिय पराक्रमी बने। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सब राष्ट्र में क्या हो? जागृत होना चाहिए हमें। अहम राष्ट्रे संगमनि वसूनाम, मैं राष्ट्री हूँ अर्थात संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग के द्वारा यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है। ये इस पंक्ति का मतलब है बच्चों। तो आसानी से समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि हम एक एक शब्द को इसलिए बताते हैं जिससे कि आपको आराम से समझ में आए और एग्जाम में यदि कोई भी प्रश्न बनता है तो वो आपका गलत नहीं हो। आगे लिखते हैं अस्मदीयाः राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीनाः पश्चिमाच्चागताः इति ये मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति। ठीक है, अब देखो मतलब क्या है इसका, तो देखते हैं। लिखा हुआ अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा, मतलब अस्मदीया का मतलब क्या होता है बच्चों? अस्मदीया का मतलब होता है हमारी। क्या अर्थ होता है? अस्मदीय यानी हमारी, ठीक है। ये अस्मदीय यानी हमारी राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा, यानी राष्ट्र से संबंधित अवधारणा, राष्ट्र संबंधी अवधारणा, ठीक है। यानी हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना। अर्वाचीन का मतलब होता है जो प्राचीन नहीं है, जो पुरानी नहीं है, उसको अर्वाचीन। संबंधी अवधारणा नवीन है, अर्वाचीन है। और पश्चिमाच्चागता इति, ये मतलब पश्चिमाच आगता, पश्चिमात आगता। तो यहाँ लिख रहा है ना शब्द पश्चिमात आगता, यानी पश्चिम से आगता, पश्चिम से आई है, ठीक है। पश्चिम से आई है, ये मन्यन्ते यानी पश्चिम से आई है, ऐसा जो मानते हैं। ये मन्यन्ते यानी जो, ये यानी जो, मन्यन्ते यानी मानते हैं। ते तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति, ऐसा जो मानते हैं ना वो वास्तव में भ्रमित हैं। वास्तव में वे क्या हैं? भ्रमित हैं। वे तो भ्रांताः सन्ति, वे तो भ्रमित हैं वस्तुतः, वास्तव में वे तो भ्रमित हैं। मतलब समझ गए? अब पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ समझो। तो कहा गया है अस्मदीय राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा, हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा नवीन है, अर्वाचीन है और पश्चिम से आई है। ऐसा जो मानते हैं वास्तव में वे लोग भ्रमित हैं। वो लोग कैसे हैं? भ्रांता हैं, भ्रमित हैं। ये इसका मतलब है बच्चों, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब चलिए आगे। आगे लिखा है अस्माकमिदं भारतवर्षमेकं चिरपुरातनं सनातनं च राष्ट्रं वर्तते। ठीक, मतलब ये हुआ कि अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम, यानी अस्माकम यानी हमारा, इदम यानी यह, अस्माकम यानी हमारा और इदम यानी यह। तो अस्माकम हो गया, इदम हो गया। अस्माकम यानी हमारा, इदम यानी यह। भारतवर्ष यानी भारतवर्ष या भारत देश। एकम यानी एक। चिरपुरातनम लिखा ना, चिरपुरातनम का मतलब होता है बालक बहुत प्राचीन, बहुत पुराना, अत्यंत प्राचीन, चिरपुरातन। सनातनम च, और सनातन, सनातन च यानी और, राष्ट्रम यानी राष्ट्र, वर्तते यानी है, वर्तते यानी है। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा पंक्ति का, हमारा यह भारतवर्ष एक अत्यंत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। सनातन जो कि बहुत समय से चला आ रहा है, वो है सनातन राष्ट्र। ठीक है, तो ऐसे करके इस पंक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है किंतु अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम्। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ किंतु अत्र। किंतु अत्र का मतलब होता है किंतु अत्र। देखो यहाँ लिख रहा है ये किंतु अत्र का मतलब किंतु प्लस अत्र। तो यहाँ दोनों को मिलाया तो हमने यण संधि करी, तो बन जाएगा किंतु अत्र, यानी किंतु अत्र, किंतु यहाँ ऋषि भी यानी ऋषियों ने, मुनियों ने, मुनि भी, कवि भी कवियों ने या कवियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, और तत्वचिन्तकैश्च और तत्वचिंतकों के द्वारा, केवलम भौतिकम केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनैतिक घटकम एव, राजनैतिक घटक को ही, घटकम एव यानी घटक को ही, राष्ट्रमिति नैव मतम यानी राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रम इति नैव मतम यानी राष्ट्र नहीं माना है, केवल इनको ही राष्ट्र नहीं माना है, ये इसका मतलब है। ठीक है बच्चों, तो अब पूरी पंक्ति का एक साथ हम अर्थ बता रहे हैं जिससे कि और अच्छे समझ में आ जाएगा। किंतु अत्र ऋषि भी कहते हैं कि किंतु यहाँ पर ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, कवियों के द्वारा और तत्वचिंतकों के द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है, तो फिर किसको माना है? चलिए समझते हैं आगे क्या लिखा है। तो आगे लिखा है बच्चों देखिए, राष्ट्रमिति यदुच्यते तदत्रैकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। समझी बात? मतलब राष्ट्रमिति यदुच्यते यानी जो राष्ट्र कहा जाता है, राष्ट्रमिति यत उच्यते, यत उच्यते यानी जो राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रमिति यदुच्यते का अर्थ क्या हुआ? जो राष्ट्र कहा जाता है। तदत्रैकम, तदत्रैकम यानी वहाँ एक, तदत्रैकम यानी वहाँ एक, चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, तो वहाँ पर एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना गया है, वहाँ पर एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना गया है। ये इस पंक्ति का मतलब है। दोबारा समझ लो पूरी पंक्ति का मतलब। तो कहा गया है कि राष्ट्रमिति यदुच्यते यानी जो राष्ट्र कहा जाता है, जिसको राष्ट्र कहते हैं हम, जिसको राष्ट्र कहा जाता है, वहाँ एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना जाता है या माना गया है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या माना गया है? एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना गया है। आगे लिखा है, फिर आगे लिखा है कि वयमिदम राष्ट्रदेवं मन्यामहे, वयमिदम राष्ट्रदेवं मन्यामहे,
मतलब इसका क्या हुआ बच्चों? तो इसका मतलब हो जाएगा हम इसे राष्ट्र देवता मानते हैं। वयम यानी हम सब, इदम यानी इसको, राष्ट्र देवम यानी राष्ट्र देवता, मन्यामहे यानी मानते हैं, यानी हम सब इसे राष्ट्र देवता मानते हैं। यानी राष्ट्र को क्या मानते हैं? हम सब राष्ट्र देवता मानते हैं। ये इस पंक्ति का मतलब है। क्या? वयमिदम राष्ट्र देवम मन्यामहे, क्या मानते हैं? राष्ट्र देवता। आगे लिख रहा है एतद वै भारतमस्माकं दृष्टौ न कश्चिद मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति यथा किलोक्तमथवर्थ यथा किलोक्तम अथर्ववेदे माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः ऋग्वेदेऽपि कथितमस्ति पृथ्वी माता द्यौर्मे पिता। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी हुई है। तो लिखा है एतद वै भारतस्माकं, भारतमस्माकं मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि देखिए एतत् यानी यह होता है। क्या होता है? एतत् यानी यह, यानी एतत् वै भारतमस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृत पिंडो न भूखंडो वा। मतलब देखिए निश्चय ही यह भारत, यह हमारा भारत हमारी दृष्टि में, देखो एतत् वही यानी निश्चित रूप से यह भारत अस्माकं दृष्टौ, एतत् यानी यह निश्चित रूपेण, अस्माकं भारतम अस्माकं यानी अस्माकं यानी हमारा, भारतम यानी भारत, दृष्टौ न यानी हमारी दृष्टि में, न कश्चित नहीं है कुछ, यानी नहीं है कोई, हमारी दृष्टि में कोई क्या नहीं है? मृतपिंड यानी मृतपिंड नहीं है, अथवा भूखंड नहीं है, यानी हमारी दृष्टि में जो भारत है ना वो कोई मृतपिंड या भूखंड नहीं है। ठीक है, वा विद्यते अपितु क्या है? मातृभूमिरस्ति, अपितु मातृभूमि है। ये कोई एक टुकड़ा नहीं है मिट्टी का, ये कोई मृत पिंड या भूखंड नहीं है, अपितु ये मातृभूमि है। क्या है? मातृभूमि है। दोबारा इसको मतलब समझ लो एक साथ। तो लिखा है कि एतत् वै भारतस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते, यानी निश्चय ही यह हमारा भारत जो है वो हमारी दृष्टि में कोई मृतपिंड या फिर भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि है, अपितु मातृभूमि है। यथा जैसे कि किलोक्तम अथर्ववेदे, जैसा कि अथर्ववेद में कहा भी गया है, जैसा कि अथर्ववेद में कहा भी गया है। क्या कहा गया बच्चों? अथर्ववेद में बहुत ही सुंदर सी पंक्ति कही गई है, देखिए ये वाली, माता भूमि ही पुत्रोऽहं पृथिव्याः, यानी माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। माता भूमि, भूमि मेरी माता है और मैं उस पृथ्वी का पुत्र हूं। ये कहा गया है अथर्ववेद में, बहुत ही सुंदर पंक्ति कही गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि माता भूमि पुत्रम पृथिव्या ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो उत्तर होगा आपका अथर्ववेद में कहा गया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है भूमि मेरी माता है और मैं उस पृथ्वी का पुत्र हूँ, ये इसका मतलब है। फिर आगे लिख रहा है ऋग्वेदेऽपि कथितमस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है, ऋग्वेद में भी कहा गया है। फिर इस विषय में क्या कहा गया है? पृथ्वी माता द्यौर्मे पिता, यानी पृथ्वी मेरी माता है और द्यौ यानी आकाश, और आकाश पिता हैं, और आकाश पिता हैं। तो पृथ्वी मेरी माता है और आकाश पिता हैं, ऐसा भी बोला गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से हमने सरल तरीका से समझाया बच्चों। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ हमने आपको समझाया। आगे लिख रहा है मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि ही धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमिश्च इत्येवं विविधैः रूपैरुपेतास्ति रूपेतास्ति भुवन मन मोहिनी इयमस्माकं भारत माता। ठीक है, मतलब क्या है देखते हैं। तो लिखा है मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि और देवभूमि।
ठीक है, मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देव भूमि और देव भूमि। इनमें कोई समझाने की बात नहीं है। मातृभूमि जानते हो आप, पितृभूमि जानते हो, पुण्य भूमि जानते हो, धर्म भूमि जानते हो, कर्म भूमि जानते हो, देव भूमि जानते हो, देवों की भूमि। इत्येवं विविधहि रूपै रूपे तास्ति, यानी इत्यादि विविधहि यानी विविध रूपों से, विविधहि यानी विविध रूपै यानी रूपों से, इत्यादि विविध रूपों से, अनेक रूपों से, रूपे तास्ति अनेक रूपों से, भुवनम भुवन मन मोहिनी यानी संसार के मन को मोहित करने वाली, यमस्माकं भारत माता, यह हमारी भारत माता स्थित है। यानी संसार के मन को मोहित करने वाली यह हमारी भारत माता स्थित है। यमस्माकं भारत माता, यह हमारी भारत माता स्थित है। पूरी पंक्ति का दोबारा समझ लो। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि और देव भूमि इत्यादि अनेक रूपों से, विविध रूपों से संसार के मन को मोहित करने वाली यह हमारी भारत माता स्थित है। यह हमारी भारत माता है। ये इसका मतलब है। बहुत ही सिंपल सा और सरल सा अर्थ है इसका। आगे देखिए, आगे लिख रहा है राष्ट्र संबंधिनाः, राष्ट्रीयता संबंधिनाः, राष्ट्र गौरव संबंधिनाः, राष्ट्रभक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। अब इस पाठ में क्या बताया गया है ये इस पंक्ति में है। ठीक है, जब आप व्याख्या करोगे, जब आप प्रसंग लिखोगे तो ये पंक्ति लिख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम सही रहेगी आपकी पंक्ति कि इस पाठ के अंदर ये बताया गया है। तो ये पंक्ति आप रट लो, इसको अच्छे से याद कर लो, और कोई भी यदि आपका इसमें से सप्रसंग के लिए आता है सवाल तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है राष्ट्र संबंधी ना यानी राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी ना यानी राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव संबंधी, राष्ट्रभक्ति संबंधिनश्च राष्ट्रभक्ति संबंधी, केचन श्लोकाः। केचन श्लोका का मतलब क्या होता है बच्चों? केचन श्लोका का मतलब होता है कुछ श्लोक, कुछ श्लोक अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में, संकलितः सन्ति यानी संकलित हैं, यानी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। किस पाठ में? जिस पाठ को हम पढ़ेंगे अभी, यानी तृतीय पाठ में। किससे संबंधित हैं? राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित, राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं, इस पाठ में दिए गए हैं। ये इसका मतलब है बच्चों। ठीक है, तो आपको पता लग गया इस पाठ के अंदर क्या क्या श्लोक हैं, किस किस से संबंधित श्लोक हैं। तो आपको याद रखना है राष्ट्र से संबंधित हैं, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित हैं, राष्ट्रभक्ति से संबंधित हैं। इसमें ही सारे के सारे श्लोक हैं। तो कुछ श्लोक इससे संबंधित हैं ऐसा इसमें। चलिए सबसे पहले उस श्लोक का उच्चारण करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। अब इसमें बहुत ही अच्छा श्लोक है और प्रथम श्लोक है इसके अंदर, विष्णु पुराण से लिया गया है श्लोक। चलिए उच्चारण करेंगे सबसे पहले तो इसका हम, जैसे कि आप देखेंगे सभी उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ में। ठीक है ना, सबको बोलते रहना है जिससे कि आप भी बोलना सीख जाओगे। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संततिः। ठीक, बहुत ही बढ़िया श्लोक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें लिखा है आपके, देखे जैसे कि दिख रहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संततिः, भारती यत्र संततिः। अब देखो बच्चों, किसी भी श्लोक को आपको समझना है, मान लीजिए उसका अन्वय हमें सबसे पहले आना चाहिए। अन्वय, अन्वय हालांकि ज़्यादा कठिन भी नहीं कह सकते, ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते, क्योंकि अन्वय करने के लिए हमें इनमें जो शब्द दिए हुए उन शब्दों का अर्थ भी आना चाहिए और इसके अलावा व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पदच्छेद करना पड़ता है इसमें। जिस शब्द का पदच्छेद हो सकता है उसका पदच्छेद करना पड़ेगा, तभी जाके अन्वय उसका सही हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई कठिन शब्द है नहीं जो आसानी से हो भी जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? पदच्छेद करना पड़ता है, उसके बाद में अन्वय करना पड़ता है। तो चलिए इसका हम अन्वय बताते हैं आपको सबसे पहले। तो अन्वय से क्या होगा? अर्थ आपको अन्वय से बहुत ही सरल हो जाता है आपका।
तो स्क्रीन पर दिखा देते हैं आपको अन्वय। चलिए इसका तो अन्वय हो जाएगा बच्चों, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च एव दक्षिणम यत्र भारती संततिः तत् भारतम वर्ष नाम। ये अन्वय आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, तो एकदम सीधा अन्वय है, ज़्यादा कुछ इसमें इधर उधर किया भी कुछ नहीं है अपन ने। तो देखो अब इसमें हम एक एक शब्द को समझते हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं अपन, सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद में आगे जो भी रहेगा वो हम इसमें आपको बताएंगे। तो पहले तो हम क्या समझेंगे, इसका अन्वय देख ही लिया, अब इसमें कौन कौन से शब्द हैं उनको देखते हैं। देखिए अन्वय में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले लिखा है यत। तो यत का मतलब होता है बच्चों जो। क्या मतलब होता है? जो, ठीक है ना। यत यानी क्या होता है? जो। श्लोक में भी लिख रहा है उत्तरम यत, यत यानी जो। समुद्रस्य का मतलब समुद्र के, समुद्रस्य यानी समुद्र के, षष्ठी का रूप है रामस्य की तरह, ठीक। इसके बाद में लिख रहा है उत्तरम, उत्तरम का मतलब उत्तर दिशा में, उत्तरश्याम दिशि, उत्तरम यानी उत्तर दिशा में, ठीक है ना, लिख रहा है ना ये उत्तरम यत समुद्रस्य। तो यत यानी जो, समुद्रस्य यानी समुद्र के, उत्तरम यानी उत्तर दिशा में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे लिख रहा है हिमाद्रेः। हिमाद्रे का अर्थ होता है बच्चों हिमालय पर्वत के। हिमाद्रे का अर्थ क्या होता है? हिमालय पर्वत के। लिख रहा है हिमाद्रेः चैव, च यानी और, एव यानी ही, चैव बन गया, च प्लस एव को जोड़ा तो वृद्धि संधि हो जाएगी, तो चैवह बन जाएगा, ठीक है। च यानी और होता है, एव यानी ही होता है। एक एक शब्द को समझ लो आप तो। फिर लिख रहा है दक्षिणम। तो दक्षिणम का मतलब दक्षिण दिशा में हो जाएगा, दक्षिणस्याम दिशि यानी दक्षिण दिशा में, ये दक्षिणम का अर्थ हो जाएगा। उत्तरम का अर्थ क्या बताया था हमने आपको? उत्तर दिशा में। ऐसे ही दक्षिणम का अर्थ हो जाएगा दक्षिण दिशा में। तो सरल है कि नहीं है? समझ में आ जाएगा आपके अच्छे से। अब इसके बाद में लिखा हुआ है यत्र यानी जहां, यत्र यानी तो भारती का देखो एक अर्थ तो हो जाएगा सरस्वती, और दूसरा अर्थ हो जाएगा भारतीय यानी भारतीय, जो भारत में रहने वाले भारतीय लोग, उनको भी भारतीय हम कहते हैं, भारती कहते हैं, भारती। तो ऐसे करके जो भारतीय शब्द है, उस भारतीय शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं बच्चों। क्या? एक तो भारतीय हो सकता है यानी कि भारतीय, जैसे हम कहते हैं भारतीय हैं हम लोग, इंडियन, और दूसरा अर्थ है सरस्वती। तो ये आप कोई सा अर्थ समझ लो, अभी हम आगे देखेंगे, पूरे का अर्थ करेंगे तब। अब इसके बाद में लिख रहा है संतति ही, लिख रहा है कि नहीं? संतति ही, भारती यत्र संतति ही। तो भारती का अर्थ समझ में आ गया, यत्र यानी जहां, संतति ही, संतति का मतलब होता है संतान या पुत्र। संतति यानी संतान होती है बच्चों। क्या होता है? संतति यानी संतान। नाम यानी नाम जानते हैं। वर्ष यानी देश। तद भारतम यानी उसको भारत वर्ष कहते हैं, ठीक है। तत् भारतम वर्ष नाम, उसका भारत वर्ष नाम है, उसका भारत वर्ष या भारत देश नाम है। ये इसका मतलब है पूरे श्लोक का। तो अब एक एक शब्द को आपको समझ में आया। अब ऐसे आपको एक एक शब्द यदि समझ में आता है तो आप अन्वय फटाफट कर लोगे, क्योंकि अन्वय में करना क्या होता है बच्चों? अन्वय के अंदर हम उस श्लोक के अर्थ को जमाते हैं, उसके अर्थ को व्यवस्थित करते हैं, बस यही तो अन्वय होता है। हम अलग से एक दिन इसका वीडियो बनाएंगे, अन्वय का भी वीडियो अलग से बनाएंगे। हम सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं उसका एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, बहुत सरल तरीका से बताएंगे आपको फटाफट। आप बस वो तरीका समझ गए तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, बस, ठीक है। ऐसे करके जो भी जिसमें जो खास इंपॉर्टेंट रहेंगे ना, सबका वीडियो हम अलग से बना देंगे। अभी फिलहाल में आप पार्ट समझिए और उसको देखिए। तो ऐसे करके ये आपका अन्वय हो गया पूरा। अब देखो अन्वय हो गया, तो अन्वय के बाद में हम अर्थ देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब हमने एक एक शब्द का तो देख ही लिया, अब पूरे श्लोक का एक साथ अर्थ देख लेते हैं। अर्थ देखने से पहले, अर्थ जानने से पहले आप चाहो तो इसका हम प्रसंग भी बता देते हैं आपको, ठीक है। प्रसंग भी देख लेते हैं, चलो हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद में हम संस्कृत में भी आपको। चलिए दोस्तों, अब इसका हम प्रसंग भी बता देते हैं आपको, प्रसंग के बाद में इसका हम अर्थ समझेंगे। तो आपको पता है कि प्रसंग को जानने के लिए हमें इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि ये जो श्लोक है आपका, ये कहाँ से लिया गया है, इस श्लोक में किस के बारे में बताया गया है, क्या इसमें मुख्य विषय वस्तु है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानकारी में होनी चाहिए, तभी हम उस प्रसंग में ये सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो देखो सीधा सा कैसे लिखोगे हम? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पद्य या श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। इस श्लोक या पद्य में भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि, ये तो हिंदी में हो गया।
अब दोस्तों इसमें हमने कहा कि इसमें स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब मान लो पाठ का नाम याद नहीं है आपको, तो कोई बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पाठ का नाम मत लिखो, आप लिखो ही मत ना उसको, आप पुस्तक का नाम लिख दो, पुस्तक से बाहर तो आने से रहा कोई। यही तरीका है, ऐसे आपको अलग से बताएंगे इसको और अच्छे से। तो ऐसे करके आपका प्रसंग हो जाएगा। अब इसी को हम संस्कृत में ट्रांसलेट कर दो, अनुवाद कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत में हो जाएगा प्रसंग। प्रस्तुतो अयम श्लोकाः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः स्वराष्ट्र गौरवमिति पाठात् उद्धृतमस्ति। मूलतः इदं पद्यं विष्णुपुराणतः सङ्कलितमस्ति। अस्मिन् पद्ये भारतदेशस्य भौगोलिकस्थितिं वर्णयन् कविः कथयति। वर्णन करता हुआ कवि कहता है। ये संस्कृत में प्रसंग हो गया आपका, ठीक है। अब देखो प्रसंग भी हो गया आपका, संस्कृत में भी हो गया, हिंदी में भी हो गया, अन्वय भी हो गया। अब इसका अर्थ क्या है वो समझो आप। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों सीधा सा कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में भूभाग है, जहां भारती अर्थात सरस्वती पुत्र हैं, वही भारत देश है, उसी का नाम भारत देश है। ये इसका मतलब है, दोबारा सुन लो चाहो तो आप। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, यानी जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में भूभाग है, जहां पर भारतीय अर्थात सरस्वती पुत्र हैं, वही भारत देश है, उसी का नाम भारत देश है। ये इसका मतलब है बच्चों। तो आशा करते हैं आप इसके बारे में समझ गए होंगे। तो मुख्य रूप से इस श्लोक के अंदर भारत देश की पौराणिक महत्व को दिखाया गया है, महत्व को वर्णित किया गया है और उसके भौगोलिक स्वरूप को बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये प्रथम श्लोक हो जाता है। चलिए एक श्लोक और देख लेते हैं, दूसरा श्लोक। अगला श्लोक जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, बृहस्पत्यागमः से लिया गया है, बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। चलिए सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं। इसके अंदर जो आपका दूसरा अभी श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बताया गया हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान की परिभाषा आपको मिलेगी इसमें, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही अच्छी बात बताई गई, हिंदुस्तान क्या है। आज तक पता नहीं होगा आपको हिंदुस्तान किसे कहते हैं, तो इस श्लोक को याद कर लीजिए, हिंदुस्तान की परिभाषा आपको मिल जाएगी। कैसे उच्चारण करते हैं, चलिए बोलिए मेरे साथ। हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। उसको हिंदुस्तान कहते हैं हम, हिंदुस्तानम प्रचक्षते। किसको? देव निर्मितम देशम। कहाँ से फैला हुआ है? हिमालयात् समारंभ, हिमालय से लेकर के यावदिन्दु सरोवरम यानी हिंद महासागर तक, उसी का नाम है क्या है? हिंदुस्तान है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा उच्चारण हो जाता है। अब इसका अन्वय बताते हैं आपको। अन्वय स्क्रीन पर देख लीजिए आप, बहुत ही सरल सा अन्वय है, जो कोई दिक्कत भी नहीं इसमें। अन्वय हो जाएगा हिमालयात् समारंभ्य इंदु सरोवरम यावत देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। तम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, तो ये इसका अन्वय हो जाएगा। अब इसमें अन्वय के हिसाब से इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ देख लो आप, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो अन्वय में देखो, आपने सबसे पहले देखा है, अन्वय में देख रहे हैं आप हिमालयात। हिमालयात का मतलब हिमालय से, ठीक है, यानी हिमालय से। समारंभ है यानी लेकर के, हिमालय से आरंभ करके या हिमालय से लेकर के, ठीक है। इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम का मतलब होता है बच्चों हिंद महासागर। हिंद महासागर जानते ही हैं, हिंद महासागर। यावत यानी, तो यावत का मतलब क्या होता है? तक। यावत यानी तक, यानी हिंद महासागर तक का जो भाग है, हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, ये इसका मतलब हुआ। तो इसका मतलब हो जाएगा हिमालयात समारंभ है यानी हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, जो स्थल है, जो स्थान है। और आगे लिख रहा है देव निर्मितम। देव निर्मितम का मतलब होता है देवताओं के द्वारा निर्मित। तो देव निर्मितम का अर्थ होता है बच्चों देवताओं के द्वारा निर्मित। तम देशम, तम देशम का मतलब उस देश को, उस स्थान को। देश का मतलब यहाँ स्थान से होता है, यानी स्थान के लिए देश का प्रयोग हुआ है। देश शब्द का प्रयोग स्थान विशेष के लिए होता है। तो यहाँ पर तम देशम का मतलब उस स्थान को हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान, प्रचक्षते का मतलब कहा जाता है,
प्रचक्षते का अर्थ क्या होता है बच्चों? कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हमने आपको सारे बता दिए। तो इसमें जितने भी शब्द हैं उन सब का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हिमालयात यानी हिमालय से, समारंभ यानी आरंभ करके, हिमालय से लेकर के, यावत यानी जब तक, हिंदू सरोवरम का मतलब आपको बता दिया, हिंद महासागर, तम देव निर्मितम देशम, उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्थानम यानी हिंदुस्तान, प्रचक्षत यानी कहा जाता है। ऐसे करके इसमें आपको सारे शब्दों का अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो अन्वय भी हो गया एक एक शब्द का तो अन्वय भी हो गया, इसका एक एक शब्द का अर्थ भी हो गया। अब इसका प्रसंग हो जाएगा, जैसे हमने पहले बताया था उसी प्रकार से प्रसंग हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, जैसे आपने पहले प्रसंग सुना था उसी प्रकार से यहाँ भी आपका प्रसंग हो जाएगा। तो प्रसंग में आप लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठात् उद्धृतम् अस्ति। मूलतः पद्यमिदं बृहस्पत्यागमात् संकलितः। अस्मिन् पद्ये हिंदुस्तानस्य भौगोलिक स्थितिं वर्णयन् कवि कथयति। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है। बस ये हो गया आपका क्या प्रसंग हो गया ऐसा, बस। तो ऐसे करके आप प्रसंग लिख दोगे। तो इसका चलो अर्थ आप समझ लेते हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या अर्थ होता है इसका। तो अर्थ हो जाएगा हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है देवताओं के द्वारा निर्मित, उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। तो ये है हिंदुस्तान की परिभाषा। हिंदुस्तान किसे कहते हैं? इसको कहते हैं हिंदुस्तान। तो इसमें आपने देखा, इसमें अन्वय किया, उसका एक एक शब्द का अर्थ जाना, उसके बाद में हिंदुस्तान किसे कहते हैं वो इसमें हमने जान लिया है। ठीक है, और इसका अर्थ भी समझ चुके हैं आप। इसमें से कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो आप कर दोगे, ऐसा हमें विश्वास है। यदि आपने अच्छे से सुना होगा, ईमानदारी से आपने देखा होगा, तो ज़रूर आप उत्तर दे दोगे एग्जाम में, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चे, एक बार उच्चारण कर लेते हैं और अगले उसमें आपकी वीडियो में हम उसको बताएंगे आपको, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, तो उसमें दिक्कत आती है, हमें बनाने में भी दिक्कत आती है उसको, और बहुत सारे काम रहते हैं मिक्सिंग करने में, उसको फिर एक्सपोर्ट करने में, इसके बाद में फिर हम जो उसको अपलोड करते हैं तो कई बार तो नेट ही ख़त्म हो जाता है, तो उसमें कई दिक्कतें आती हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला जो श्लोक है उसका एक बार उच्चारण कर लेते हैं, मेरे साथ आप भी बोलेंगे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा। हमने 2 इसमें आपके श्लोक बताए थे, अच्छे से आपने सुने होंगे, आपको समझ में आया होगा। इसका पाठ परिचय आपको कंप्लीट बता दिया है पूरा का पूरा। इसमें पाठ में क्या विशेष है वो सब आपको बता दिया। एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पाठ है, इसलिए आपको अच्छे से सुनना है, समझना है। फिर भी कोई आपको दिक्कत रहती है आप कमेंट करिए और पूरा देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी साथ साथ में प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपका सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे एक नई बिंदु के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।